हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका फाइनली एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। मैं इस वीडियो में उसी को देखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा के आधार पर हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और आपका एग्जाम 13 मार्च से स्टार्ट होगा, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो आपको स्नेहा द्वारा कार्य कराना है अकेले, तो कितने दिन में पूरा करेगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में कर रही है, तो प्रिया को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15 दिन में कर रही है। उसके बाद प्रिया और स्नेहा दोनों मिलकर कर रही हैं 10 दिन में, तो प्रिया प्लस स्नेहा एस, तो ये कर रही हैं दोनों मिलकर 10 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। मतलब प्रिया अकेले करेगी कार्य तो 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी, और प्रत्येक दिन अगर प्रिया और स्नेहा करेंगी तो 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगी। अब वो यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्नेहा से अकेले कार्य कराया जाए तो वो कितने दिन में कर लेगी। टोटल कार्य कितना है 30। अब आपको हमें स्नेहा द्वारा कार्य कराना है, तो हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1, और 1 किसका बचा, मतलब ये स्नेहा का बचा, क्योंकि P प्लस एस में से P घटाएंगे तो S बचेगा। तो S का अकेले का कार्य मतलब एफिशिएंसी 1 आई। अगर 1 की एफिशिएंसी से स्नेहा करेगी तो 30 कार्य को कितने दिन में कर लेगी, तो ये 30 दिन में करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 दिन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक है और लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि मतलब कौन सा यहाँ में दो संख्या हैं जो मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों को नहीं हो सकती हैं। तो कौन सी नहीं हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूँ उससे पहले कि जो 2 संख्याओं का एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो जो 2 संख्याओं का एलसीएम होगा वो 2 संख्याओं के एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोला है लास्ट वाला मतलब एलसीएम है और पहले वाला जो एचसीएफ है। तो मतलब ये पहली वाली एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो मतलब 15 चौको 60 ये मतलब डिवाइड हो रहा है, तो ये हो सकता है। ये देखते हैं 13 पन्ना 65 ये भी हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। 12 दूनी 24 ये भी हो सकता है, और 12 से 65 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इसे सिंपली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। आपको बताना है इसमें जो संख्या दे रखी है 187, 215, 190, 203 और 195 का औसत क्या होगा। तो औसत आपको पूछा है, तो इसे करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको किस तरह सॉल्व करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप किसी भी संख्या को एक को पकड़ लीजिए, उसी से आपको कंपेरिजन करके सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसमें से 190 इस संख्या को मान लेते हैं, मतलब ये पांचों संख्याओं का औसत 190 है। तो 190 से हम कंपेरिजन करेंगे सभी संख्याओं को। तो 190 से 187 कितना छोटा है, तो ये कितना छोटा है 3 छोटा है, तो 3 को माइनस कर देंगे, जो मतलब छोटा है उसे माइनस कर देंगे। 215 190 से कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है 25, तो प्लस के 25 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 190, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 190 से कितना छोटा है बड़ा है 0, तो उसका 0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 कितना प्लस कर लो या माइनस कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर 190 से 203 कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है 13, तो प्लस के 13 बड़ा है। अब उसके बाद 195 190 से कितना बड़ा है 5, तो प्लस के 5। अब प्लस प्लस वाली को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाली को, तो 13 और 15, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 25 कितना होता है 43। तो 43 में से 3 गया तो माइनस के प्लस के कितना बचा 40, तो प्लस के 40 बचा। अब ये कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5, 5 संख्या हैं, तो 40 को 5 में डिवाइड कर देंगे। तो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी प्लस की थी, तो परंतु 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना आता है 8। अब 8 जो हमारी संख्या मानी थी 190 में, तो ये प्लस का आया है, तो प्लस के वाले को 190 में जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 8 जोड़ेंगे 190 में तो 198। तो इसका मतलब क्या हो गया एवरेज 198 आ गया। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर यही मतलब माइनस आता सभी का, तो मतलब हम घटा देते 190 में से, तो इसका राइट आंसर आ गया 198।
तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 198 इसका राइट आंसर हो जाता है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी औसत मतलब उनकी आयु का औसत क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछा है और प्रेजेंट टाइम में उनकी औसत आयु दे रखी है 24 वर्ष, ठीक है। तो ये पिता और पुत्र की औसत आयु है, तो अलग अलग ना समझें। तो पिता की और पुत्र की औसत आयु है, तो मतलब पिता और पुत्र कितने होते हैं, 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, तो कितना हो जाएगा, 48। 48 उनका योग आ गया, मतलब वर्तमान में उनकी एज का, ठीक है। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। तो 6 वर्ष बाद पूछी है, तो हम क्या करेंगे, मतलब 6 वर्ष बाद मतलब पिता की भी 6 वर्ष बाद मतलब 6 बढ़ जाएगी और पुत्र की भी 6 बढ़ जाएगी। तो 6 6 कितना बढ़ेगी, 12। तो 12 हम 48 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 48 में जोड़ने के बाद 60 हो जाएगा। अब ये दोनों की मतलब 6 वर्ष बाद 60 एज है, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 है। अब हमें उनकी औसत निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 30। तो 30 ईयर्स आ गया, मतलब औसत आयु उनकी दोनों की 6 वर्ष बाद। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट टफ समझ के इसे स्किप करके चले जाते हैं एग्जाम में। लेकिन आज के बाद एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आप जुड़े रहिए, हम आपको इतना ईजी बता देंगे जो आप करके आएंगे पूरा क्वेश्चन मैथ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 40 में से 10 आदमी काम शामिल नहीं होते हैं, मतलब काम में शामिल नहीं होते हैं 10 आदमी अगली बार, तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसे मैं आपको फॉर्मूले से बताऊँगा, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, 40 आदमी है तो 40 इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, 8 घंटे में, और कितने पेड़ काट रहे हैं, तो काट रहे हैं 60 पेड़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ, 40 आदमी थे, 8 घंटे काम कर रहे थे और वो 60 पेड़ काट रहे थे, ठीक है। डिवाइड में लिखते हैं जो काम होता है, इक्वल टू। अब अगली बार क्या हो रहा है कि 40 नहीं है, उस बार 10 आदमी काम नहीं करते हैं, तो मतलब 30 आदमी काम करेंगे। जब 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 30 आदमी काम करेंगे। तो 30 इंटू, अब वो कितने घंटे कर रहे हैं, 16 घंटे। लेकिन काम क्या है, तो काम हमें निकालना है कितने पेड़ काटे जाएंगे, मतलब पेड़ को हम ट्री से व्यक्त करेंगे, तो टी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 20 से 2 बार कट जाएगा और 20 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से हम यहाँ कितने बार काट देंगे, 15 बार। उसके बाद हम 8 से हम 2 बार काट देंगे 16 को। तो आपका यह टोटल कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू निकाल लेंगे, ये क्रॉस इधर चले जाएगा और ये इधर चलाएगा 3, तो 15 3 45 दूनी 90। तो टी इक्वल टू क्या आ गया, टी इक्वल टू 90। तो 90 पेड़ काटेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। मतलब जितने मेंस हैं उसके बाद कितना हावर्स काम कर रहे हैं और टोटल कार्य कितना है, अगली बार कितने मेंस लग रहे हैं, उसके बाद कितना काम कर रहे हैं और कितना काम कराना है, ठीक है। तो ये सभी इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसे आज के बाद स्किप नहीं करेंगे। इसमें दे रखा है भिन्न, दे रखी है भिन्न 2/3 और कॉमा 8/15 और कॉमा दे रखा है यहाँ पर 4/27 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत से स्टूडेंट जो साधारण एलसीएम दे रखा होता है, जैसे 2, 8 और 6, इनका एलसीएम तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो इसमें फंस जाते हैं। लेकिन आज के बाद नहीं फंसेंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह से दिया रखा हो, जैसे कि 2/3 8/15, उसके बाद दे रखा है 4/27, इस टाइप के एलसीएम को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि एचसीएम बताओ, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते, ऊपर वाली का एचसीएफ लेते और नीचे वाली का एलसीएम लेते। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि लघुत्तम समावर्तक बताओ, तो लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे ऊपर वाली संख्याओं का। तो 2 और 8 और 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 8 आ जाएगा लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि एलसीएम बोला है तो नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ नीचे वालों का क्या होगा, 3 और 15 27 का एचसीएफ होता है 3।
तो 8/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो 8/3 इसका राइट आंसर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताएंगे 7वें क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसना नहीं है इसमें। तो आपको क्या बोला है, 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 120 आम तो बेच रहा है, उस पर 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब सीपी नहीं, आपको पता चला है, अभी सीपी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 विक्रय मूल्य है, तो उसमें से हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य पे ही हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालते हैं। तो हम 120 में से पहले हम 120 में से 20 माइनस करेंगे, तब हमारा सीपी आएगा। तो सीपी कितना आ गया, 120 में से 20 गया तो 100 आ जाएगा। सीपी आ गया 100, ठीक है। अब सीपी 100 आ गया हमारे पास। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। सीपी 100 पर कितना लाभ हो रहा है, 20 का। तो 20 का लाभ हो रहा है, तो इसका 20/100 इंटू 100। तो आप इस पर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया, 20%। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। और आप में से बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि अगर 120 पे 20 का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 20/120 कर देंगे। इस तरह आप निकालेंगे तो इसका रॉन्ग आंसर आएगा और मिलेगा भी नहीं, मैच भी नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिएगा, 100% आपका आंसर निकल के आएगा। पहला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है। यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको नया औसत बताना है। तो आपको क्या करना है, इसमें 15 संख्याओं का दे रखा है, एक समुच्चय का औसत 12 है। तो 15 पहले तो इसका योग निकाल लेंगे, सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे। औसत दे रखा है, तो औसत को अगर हम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, योग। तो योग आ जाएगा, मतलब उनका जोड़ आ जाएगा। तो 15 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ गया इनका योग। अगर 15 से 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। अब यहाँ बोला गया है कि समुच्चय की प्रत्येक संख्या में, समुच्चय मतलब 15 संख्या हैं, तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए। तो 15 संख्याओं में हम 7 जोड़ेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सत्ते 105। अगर हम इनका योग कितना था, 180 पहले से। अब हम उसमें 105 और जोड़ देते हैं 180 में। 180 में 5 जोड़ने पर 105 जोड़ने पर 180 में कितना होता है, 5 और 8 और 1, ठीक है, 285 हो गया। अब 285 टोटल आ गया, ठीक है। अब बोला है अब नया औसत क्या होगा। तो संख्या तो उतनी की उतनी है, अब डिवाइड कर देंगे 15 से। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 कम 15 और कितना बचा, 13 और 15 नमा 135। तो 19 उनका एवरेज आ गया। नया एवरेज क्या आ गया, औसत 19 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख कर ही स्टूडेंट स्किप करके चले आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देने वाली बात है और आपको तरीका आना चाहिए बस करने का। तो चलिए देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी की यात्रा में 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पैदल और 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी कार से और 4 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करना है तो किस तरह करेंगे। अगर आपको औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो टोटल दूरी अपॉन टोटल समय टी, ठीक है। तो ये टोटल चाल निकाल मतलब एवरेज चाल निकल के आएगी आपकी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है आपके पास 10 किलोमीटर और 120 किलोमीटर और यहाँ पे 70 किलोमीटर। तीनों को जोड़ देंगे, 120 और 10 30 और 70 200। तो 200 किलोमीटर तो आपकी दूरी आ गई। अब टोटल टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे और 4 घंटे 10 घंटे। 10 घंटे का टाइम दे रखा है। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 20। अब आपकी मतलब यहाँ पर एवरेज चाल निकल के आ गई, औसत चाल कितनी आ गई, 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 20 किलोमीटर हावर आपकी चाल आ गई। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी किसी भी टॉपिक पर
आपकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम एग्ज़ाम से पहले आपकी हेल्प कर सकें, आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, आपको 100% इनसे बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।